संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है शासन तंत्र का तीसरा भाग। पिछले भागों में हम लोगों ने विभिन्न विकसित देशों के शासन तंत्रों के बारे में चर्चा की। आज विश्व के लगभग सभी देश, कुछ देशों को छोड़कर जैसे चीन, नॉर्थ कोरिया और कुछ अरब और अफ्रीकी देशों प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के आधार पर वहाँ शासन होता है। ये देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था से ही शासित होते हैं। यह प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था सभी देशों में लेकिन एक समान नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देशों में ब्रॉडली दो तरह की शासन व्यवस्था है, या तो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित या वेस्टमिंस्टर की तरह। वेस्टमिंस्टर ब्रिटिश के मॉडल को कहा जाता है, जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। अगर हम सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक देशों की इतिहास पर नज़र डालते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया, तो ये पाते हैं कि इन देशों में प्रजातंत्र धीरे धीरे विकसित हुआ है। शुरू में इन देशों में वोट देने का अधिकार और प्रत्याशी बनाने का अधिकार कुछ लोगों तक ही सीमित था। धीरे धीरे जैसे लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन हुआ और वोट देने का अधिकार और इन इंस्टीट्यूशन के लिए चुने जाने का अधिकार का क्षेत्र उसी तरह धीरे धीरे बढ़ता गया। यह एवोल्यूशन कई देशों में सेंचुरीज में हुआ है, जैसे ब्रिटेन में हम लोगों ने देखा है। इवन यूरोपियन अलग अदर कंट्रीज़ और यूएसए में भी वोट देने का अधिकार और जो खड़े होने का अधिकार धीरे धीरे और ये परिपक्व हुआ है, और सब लोगों को, स्त्रियों को इवन खास कर दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में। एक सक्सेसफुल प्रजातंत्र के लिए कुछ रिक्वायरमेंट जरूरी है, मिनिमम। वो है 100% लिटरेसी, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्शसनेस एंड स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। आज़ादी के मिलने के समय में हमारा देश इन तीनों बातों में पीछे था। लिटरेसी रेट 18% था। बहुत कम लोगों में राजनीतिक सूझबूझ थी जो धूर्त राजनीतिज्ञों के चालों को समझ सकते थे। बहुसंख्यक लोगों ने रेल, बिजली, पाइप के द्वारा वाटर सप्लाई, मोटर, ये सब देखा ही नहीं था। आदि को नहीं देखा था गांव में रहने वाले लोग। तो अब वो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वोट के समय अपने कॉन्शस को और अपने जो है विचार को ठीक से सोचकर जो है सही लोगों को वोट देंगे। इस विषय में प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गा दास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडल्ट फ्रेंचाइज के डिस्कशन के वक्त मौलाना आज़ाद ने कहा था, शुड एडल्ट फ्रेंचाइज बी इंट्रोड्यूस इन्वॉल्विंग एन इंक्रीज इन द इलेक्टोरल फ्रॉम 3.5 मिलियन टू 170 मिलियन, दिस शुड बी डिफर्ड फॉर 15 ईयर्स। मौलाना आज़ाद सभी को वोट देने का अधिकार 15 वर्षों के बाद देने के पक्ष में थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 20 वर्षों के लिए देश में बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप के पक्ष में थे। मौलाना आज़ाद और नेताजी से जैसे नेता दूरदर्शी और लर्नेड थे। वे ज़मीनी हकीकत को समझते थे, उससे वाकिफ़ थे। लेकिन पंडित नेहरू और अन्य नेताओं के इंसिस्टेंस के कारण एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया गया। इसके अलावा हर लोग जो वोट दे सकते थे उन्हें चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी दिया गया, चाहे वो अंगूठा छाप और सजा याफ्ता ही क्यों न हो। अब इस चीज़ का आधार क्या था, नेहरू ऐसा क्यों सोचते थे और अन्य कुछ लीडर? वो बोलते थे कि जो आज़ादी की लड़ाई में कई लोगों ने जो हिस्सा लिया है वो पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने सत्ता के भोग के लिए किया था? सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सत्ता के भोग के लिए कि वो तो सत्ता का भोग आईसीएस बन के भी कर सकते थे, और आज़ादी के बाद भी आईसीएस तो कंटिन्यूड रहे। आज़ादी के बाद जो आईसीएस तेज तर्रार थे वो गवर्नर भी बने,
तो उनको अंग्रेज से लड़ाई मोल लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद और वीर सावरकर ये इन लोगों ने आज़ादी को भोगने के लिए, सत्ता भोगने के लिए इन्होंने लड़ाई की थी? कांग्रेस का यही जो चाल चरित्र था देश को ले डूबा। इनोसेंट, अनपढ़, गरीब, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनकॉन्शियस लोगों का वोट धूर्त नेताओं द्वारा पाना ईजियर होता है। उनका वोट एक शराब की बोतल, कुछ रुपये, धर्म और जाति के आधार पर बरगलाकर पाना आसान होता है। इसीलिए आज आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी इन नेताओं ने आम जनता को में पॉलिटिकल कंसंसनेस लाने की कोई चेष्टा नहीं की, ताकि वे इन्हें जाति और धर्म के आधार पर बरगलाकर वोट इनसे लेते रहे। अब हम देखेंगे कि हमारे विभिन्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की हालत क्या है। चूँकि एमपी या एमएलए के चुनाव के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ इलिटरेट कैंडिडेट भी चुन लिए जाते हैं। विभिन्न लोकसभा में मैट्रिकुलेशन की योग्यता रखने वालों की क्या संख्या थी देखिए। 1952 में 40%, 1957 में 43%, 1962 में 43%, 2014 में 23%, 2014 में मैट्रिक के नीचे की योग्यता वालों की संख्या लोकसभा में 13% थी। अब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के 2 सीटिंग के बीच 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। राज्यों में अब हर 6 महीने में 5-6 दिनों का सेशन बुलाने का एक परंपरा हो गया है। ये 5-6 दिन भी ओपोजिशन के चिल्लाने, स्पीकर का घेराव करने और कुर्सियों को फेंकने में ही निकल जाता है। सारे बिल वॉइस वोट के से बिना डिस्कशन के पारित किया जाता है। अब यह परंपरा कुछ दिनों से पार्लियामेंट में भी देखा जा रहा है। पार्लियामेंट की इस तरह की वर्किंग पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के पार्लियामेंट के विंटर सेशन 2016 के वर्किंग में देखा जा सकता है। इनके अनुसार विंटर सेशन 2016 में और लोकसभा में 15% शेड्यूल टाइम का और राज्यसभा में 18% ही काम हुआ है। पार्लियामेंट के दोनों सदन में शेष समय का उपयोग सदस्यों ने चिल्लाने, घेराव और वॉकआउट में किया है। दोनों ही सदन 90% ऑफ प्लान्ड लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं कर पाए, जिसके लिए जनता उन्हें चुनती है। लोकसभा में टैक्सेशन बिल बिना किसी डिस्कशन के पास किया गया, बिना किसी डिस्कशन के। सेशन के शुरुआत में 19 बिल की लिस्टिंग हुई थी डिस्कशन के लिए, लेकिन इसमें से किसी भी बिल का डिस्कशन के लिए नहीं लाया जा सका, क्योंकि सदस्य चिल्लाने और सदन के डिसरप्शन में लगे हुए थे। इस सेशन में केवल अन्य 2 बिल ही पास हो पाया। लोकसभा ने टैक्सेशन लॉ सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2016 को आधे घंटे के अंदर बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया। राज्यसभा में सदस्यों के द्वारा उठाए गए 330 लिस्टेड प्रश्नों में से केवल 2 का ही जवाब दिया गया और लोकसभा में केवल 11% प्रश्नों का ही जवाब दिया जा सका। पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में अपराधियों की संख्या भी बढ़ती जाती। आजकल एक और परंपरा हो गया है कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है तो जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कॉन्स्पिरेटर हैं और यहाँ भी कुछ पत्रकार और कुछ जो है लिबरल गैंग टाइप का जो एक होता है, वो कुछ ऐसे झूठ को प्रचारित करना शुरू करेगा कि जो सरकार को जो है सरकार के पक्ष में नहीं जाता है। अब जैसे जासूसी हो रहा है, हम लोगों का फ़ोन टैप हो रहा है, कहीं से कुछ लिस्ट एक जो है कुछ पोर्टल पर ले आएंगे और बस पार्लियामेंट में जैसे राफेल का चक्कर था, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही एक जो है कोई इशू उठा लेंगे और पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो अब तो ये प्रश्न हो रहा है कि पार्लियामेंट की ज़रूरत भी है क्या? जब पार्लियामेंट का क्यों हम लोग चुन के पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं कि वहाँ हम लोगों का मुद्दा उठावें और वहाँ जो है वो लेजिस्लेटिव काम करें। लेकिन क्या ये लोग काम कर रहे हैं जिसके लिए इनको तनख्वाह मिलती है? टाइम्स ऑफ इंडिया के 12 मार्च 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि 1765 एमपीज और एमएलए जो कि 36% कुल संख्या के होते हैं पर 3045 आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब स्टेट वाइज इनका क्या हालत है? यूपी में जो नंबर ऑफ एमपीज और एमएलएज हैं
जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो 248 है और पेंडिंग केसेस 539 है। तमिलनाडु में ऐसे एमपीज एमएलएज की संख्या 178 है जिन पर 324 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। बिहार में 144 एमपीज एमएलएज ऐसे हैं जिस पर 306 जो है क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। वेस्ट बंगाल में 139 एमपी एमएलएज ऐसे हैं जिस पर 303 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। आंध्र प्रदेश में 132 ऐसे एमपी एमएलएज हैं जिस पर 140 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। केरला में 114 एमपीज एमएलएज ऐसे हैं जिस पर 140 जो है क्रिमिनल केस जो है पेंडिंग है। दिल्ली में 84 ऐसे एमपी एमएलए हैं जिस पे 118 जो है पेंडिंग है और कर्नाटक में 82 ऐसे एमपी एमएलए हैं जिन पे 137 पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं। इन फैक्ट्स को जानकर हम इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर जनप्रतिनिधि अयोग्य, अपराधी और अनपढ़ किस्म के हैं। इसीलिए वे अपना कार्य ठीक ढंग से न समझ सकते हैं और न ही संपादित करते हैं, जिसके लिए जनता उन्हें चुनकर भेजती है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का कानून बनाने की एक संस्था है। ये कानून मेजॉरिटी सदस्यों के द्वारा पास किया जाता है। इन संस्थाओं के सदस्यों को विभिन्न बिल्स के ड्राफ्ट जब इंट्रोडक्शन के स्टेज पर आता है तो बिल्स को अच्छी तरह पढ़कर और समझकर आना चाहिए ताकि वो सरकार से, मंत्रियों से इनकी कमियों के बारे में प्रश्न कर पाए। लेकिन हम पाते हैं कि ये सारे बिल बिना डिस्कशन के ही पास हो जाते हैं और इन्हें पास करने के लिए जो वोटिंग होती है उसका भी स्वतंत्र निर्णय ये सदस्य नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें इन बिल्स पर अपने पार्टी के मैनेजरों के द्वारा तय किए गए निर्देश पर ही वोट देना होता है। इस वोटिंग के लिए हर पार्टी एक व्हिप जारी करती है जिसके उल्लंघन करने पर सदस्यों की सदस्यता रद्द की जा सकती है। इस प्रावधान के कारण कोई भी एमपी या एमएलए अपने विवेक से किसी बिल या प्रपोजल पर वोटिंग नहीं कर सकता है। यह व्हिप के प्रावधान किसी भी मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। यह व्हिप का प्रावधान अभी हम लोगों ने देखा कि यूएसए में ट्रंप पर महाभियोग के प्रपोजल पर कुछ उनके पार्टी के भी सदस्यों, रिपब्लिकन सदस्यों ने भी डेमोक्रेट के प्रपोजल पर साथ दिया था, लेकिन उनको तो नहीं हटाया गया। ब्रिटेन में भी कई बार सदस्य अपनी पार्टी की लाइन से हटकर वोटिंग करते पाए गए। तो हमारे जो है देश में ये जो एमपी एमएलए हैं, क्या ये बंधुआ एमपी एमएलए हैं अपने जो है पार्टी का, और वो भी पार्टी कौन चला रहा है? तो जेल से कोई आदमी चला रहा है। जेल से उनका जो है ऑर्डर आ रहा है कि आप तुम इस पे वोट दो, तुम खड़ा हो, तुमको ये जो है लालटेन छाप दिया गया, तो तुमको ये फलाना छाप दिया गया, तुम खड़े हो सकते हो। इस तरह हम अपने देश के इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों के आचरण को और उनके विभिन्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के हालत को देखकर यह पाते हैं कि यह सब जनसाधारण के एस्पिरेशन को पूरा करने में सक्षम नहीं है और ये हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि ये हालत हमारे यहाँ आज़ादी के बाद क्यों हुई, उन कारणों का हम पड़ताल करें।